नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका नव भारत निर्माण न्यू इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विश्व भूगोल की उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम आरएस मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जब अधिकांश लोग इस समय प्री एग्जाम में लगे हुए हैं, उस समय प्री एग्जाम के तुरंत बाद जो मेंस का एक बर्डन आएगा जो आपको आरएस बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, उस मुख्य परीक्षा की पूरी एक गाइडलाइन, पूरा एक प्रोग्राम नव भारत निर्माण के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें न्यू इंडिया लगातार यह प्रयास कर रहा है कि हर टॉपिक को आपके पास 15, 50 और 100 शब्दों में किस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए, किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाए कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया संचार हो सके। इस क्रम में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा आपके सामने प्रेजेंट किया था और सेकंड टॉपिक के रूप में मैं आपके सामने विश्व भूगोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें विश्व भूगोल का पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, झील और हिमनद ये पूरा हो गया है। सेकंड टॉपिक जो आपका है भूकंप एवं ज्वालामुखी, प्रकार, प्रभाव और वितरण, उसमें से आज हम स्पेशली भूकंप को आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और भूकंप से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वह भूकंप कारण, प्रभाव और उसका वितरण से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तीन चीजें जो है आज हम अर्थक्वेक में कवर करेंगे और अभी तक विभिन्न एग्जाम्स के अंदर अर्थक्वेक से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम देखने का पूरा प्रयास यहां पर करने का पूरा प्रयास। क्वेश्चन बनेंगे वह भूकंप, तो ये पॉइंट आपको यहां पर देखना है। और सबसे बड़ी बात कि नव भारत निर्माण अर्थात न्यू इंडिया पूरी ताकत के साथ कि आपके पास किस प्रकार से बेस्ट ग्राफिक्स के माध्यम से चीजों को एक्सप्रेस किया जाए ताकि चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। इस क्रम में दोस्तों सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा कि जैसे आपके पास में अर्थक्वेक, भूकंप जिसको हम कहते हैं, किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक बलों के कारण किस प्रकार से कंपन पैदा होता है और उस कंपन का इंपैक्ट जो है धरातल पर किस प्रकार से दिखाई देता है, उसका इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसको कि किस प्रकार से यह कंपन पैदा हो रहा है। अब देखिए आप सबसे पहले किस प्रकार से सतह जो एकदम आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, यहां किस प्रकार से इंटरनल फोर्स काम किया और उस इंटरनल फोर्सेस के कारण आप देख सकते हो कि पृथ्वी की सतह में अचानक जो कंपन पैदा हुआ, उस कंपन ने एकदम से सतह पर जितनी भी चीजें थी उनको तोड़ के रख दिया है। किस प्रकार आप देख सकते हो कि एक सड़क जो यहां पर आपको दिखाई दे रही थी, यहां पर देख सकते हो एकदम सपाट सड़क है और उस सपाट सड़क पर जब भूकंपीय तरंगों के कारण जो कंपन पैदा होता है, उस कंपन से किस प्रकार से विस्फोट पैदा होगा। यदि यहां पर कोई मकान हो, घर हो, तो 100% उसके टूटने की पूरी संभावना यहां पर दिखाई देगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, भूकंप चूंकि वर्तमान में दुनिया के हर हिस्से में भूकंप आ रहे हैं, जिसमें जो हिस्सा पैसिफिक ओशन में है वहां तो डेली भूकंप महसूस करते हैं, जिसमें जापान, फिलीपींस, चिली, ये वाला जो एरिया था, उसके कारण क्या है उसको भी हम देखने का यहां पर प्रयास करेंगे। कच्छ में जो भूकंप आया था दोस्तों गुजरात के अंदर, वो इतना डरावना भूकंप था। जो कच्छ क्षेत्र गुजरात का है वो भारत के सबसे कम भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है, लेकिन वहां पर जिस प्रकार से भूकंप आया उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इसलिए भूकंप एक ऐसी घटना है जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कभी भी आ सकती है, तो उसको भी हम देखने का प्रयास यहां पर करेंगे। 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया वो बड़ा खतरनाक था, क्योंकि नेपाल एक पर्वतीय देश है, एक हिमालयन कंट्री है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है और हिमालय एक नवीन और वलित पर्वत है, तो वहां पर भूकंप आने की संभावनाएं और अधिक होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन होता है यहां से स्टार्ट कि आरएस मुख्य परीक्षा में भूकंप से संबंधित आपके कौन से प्रश्न बने हैं या बन सकते हैं, उसको मैंने एक साथ यहां पर इकट्ठा करने का प्रयास किया है। इससे बाहर आपका भूकंप का क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे सबसे पहले आपसे पूछे कि भूकंप किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर अधिकतम 15 वर्ड्स में ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, 15 शब्दों में। दूसरा, भूकंप आने के कारण क्या है,
यह क्वेश्चन आपका 50 वर्ड्स में आ सकता है। भूकंप मूल अर्थात फोकस पॉइंट से आप क्या समझते हैं, यह आपका 15 वर्ड्स में आ सकता है। अधिकेंद्र या एपिक सेंटर, ध्यान रखना यूपीएससी के एग्जाम में अगर सबसे अधिक कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो एपिक सेंटर पूछा गया है, और एपिक सेंटर आपका 15 वर्ड्स में आ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे आइसोसेस्मल लाइन, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो आइसोसेस्मल लाइन आपका 15 वर्ड्स में आरएस मेंस में आ सकता है। इसी प्रकार आइसोसेस्मल लाइन के साथ साथ एक लाइन और होती है जिसको हम कहते हैं होमोसेस्मल लाइन, ये भी आपका 15 वर्ड्स में आ सकता है। और आपको पता होगा जब भूकंप आने की संभावना होती है तो भूकंप आने से तुरंत पहले वातावरण में किस गैस की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, तो यहां पर उत्तर आपका होगा रेडॉन गैस। रेडॉन गैस और भूकंप संबंधी क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद भूकंपीय तरंगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यह आपका 50 वर्ड्स में आ सकता है। प्राथमिक तरंगों से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 100 वर्ड्स में आ सकता है। द्वितीयक तरंगों के बारे में भी आपका आ सकता है, जिसको हम सेकेंडरी वेव कह सकते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक वेव्स होती है वो सरफेस वेव होती है, जो सरफेस तक पहुंचती है। ये आपका 50 वर्ड्स में धरातली तरंगों को पूछ सकता है। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, भूकंप जो है उसका मापन, उसकी इंटेंसिटी का मापन किसके माध्यम से करते हैं, तो यहां पर उत्तर आपका आएगा सिस्मोग्राफ के माध्यम से। तो सिस्मोग्राफ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, और ये मैंने आपको यहां पर दिया। सिस्मोग्राफ क्या है, ये आपका 15 वर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है। सिस्मोग्राफ में प्रयोग आने वाले प्रमुख स्केल कौन से हैं, ये भी आपका 15 शब्दों में सीधा सीधा आपको बताना है इंपॉर्टेंट स्केल्स के नाम क्या है, और उसमें सबसे अधिक जो प्रयोग में आता है उसी को हम कहते हैं रिएक्टर स्केल, और रिएक्टर स्केल भी आपका 15 वर्ड्स में आ सकता है। भूकंप के प्रमुख प्रकारों पे चर्चा करें तो ये भी आपका 15 वर्ड्स, और अगर केवल चर्चा करें तो ध्यान रखना बड़ा क्वेश्चन होगा तो यही 100 वर्ड्स में भी आपका आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि भूकंप संबंधी प्रश्न जो है वो आपके किस प्रकार से आ सकते हैं, उसको एक एक पॉइंट को मैंने आपको दिखाने का यहां पर प्रयास किया। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम ये देखें जो क्वेश्चन हमने किए वो क्वेश्चन करने के बाद आपके पास में एक पॉइंट आएगा कि बस ठीक है, इसको भी कर दे। हाँ, अब सबसे पहले यहां से पहला क्वेश्चन जो बना वो आपका बनेगा भूकंप किसे कहते हैं, और इसका मैंने इस बार कोशिश की है कि एक वीडियोस के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करें। सबसे पहले आप देखिए भूकंप किसे कहते हैं। जब इसकी परिभाषा आपको लिखनी होगी दोस्तों, तो यहां पर पृथ्वी पर दो प्रकार के बल काम करते हैं, एक जो अंदर से काम करते हैं और एक जो पृथ्वी के ऊपर काम करते हैं। तो पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात, पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है। ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर, मतलब वो तरंगे सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करती हैं। पृथ्वी में
कंपन उत्पन्न करती हैं। इससे ही भूकंप कहा जाता है। इससे ही भूकंप कहा जाता है। एकदम इजी भाषा में कई लोगों ने इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी लिखा है, या अगर इतना आपको नहीं आता है, हालांकि इसमें आपके 2 में से 2 नंबर आने की पूरी संभावना होगी। अगर इतना याद नहीं रहता है तो आप इतना भी लिख सकते हो, पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन पैदा होने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। यह भी आप, लेकिन एग्जैक्ट जो एनसीईआरटी की परिभाषा है वो क्या होगी? पृथ्वी के, यहां पर आप चाहो तो उत्तर लिखते समय थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पृथ्वी के अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है, जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करती है। इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखी, और यह कंपन कैसे पैदा होगा इसका मैंने वीडियो एक दिखाया था, और एक आप और देखने का प्रयास कीजिए। देखिए किस प्रकार अर्थ की सतह में एक कंपन पैदा हो रहा है। यह कंपन दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार, इसी प्रकार के कंपन को हम भूकंप कहते हैं। इसी प्रकार के कंपन को हम भूकंप कहते हैं। आप बिल्कुल इसको नोटिस कर सकते हो किस प्रकार एकदम सरफेस जो है वो हिल रहा है और अचानक कंपन पैदा हुआ, इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। तो यहां पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है कि भूकंप किसे कहते हैं। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, भूकंप आने के कारण क्या है। ये दोस्तों ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हैं और आप प्रशासनिक अधिकारी बने जा रहे हैं, और प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो किसी आपके क्षेत्र में जब आपदा आती है, उस आपदा का मुकाबला आप कैसे करते हो, उसकी बेसिक नॉलेज तो सबसे पहले आपको होनी चाहिए। इसलिए यूपीएससी और आरपीएससी चाहती है कि आपके पास वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस क्रम में ये क्वेश्चन आपका बहुत जनरल स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आरएस मुख्य परीक्षा में 100 वर्ड्स में आपका आ सकता है, 100 शब्दों में आ सकता है। सबसे पहले भूकंप आने का कारण क्या है, तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करना, पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन उत्पन्न होने की प्रक्रिया को भूकंप कहते हैं। अब ये पृथ्वी की सतह पर जो कंपन पैदा हुआ, इस कंपन का रीजन जो है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, इस कंपन का कारण प्राकृतिक भी हो सकता है और इसका कारण मानवीय भी हो सकता है। नेचुरल रीजन क्या हो सकता है और इसका मानवीय कारण क्या हो सकता है, ये दोनों चीजें आपको यहां पर प्रेजेंट करनी होगी। कुछ नेचुरल रीजन से भूकंप आता है और कुछ इंसानों के द्वारा की गई गतिविधियों से भी भूकंप आता है। अब प्राकृतिक कारणों में जब भूकंप लिखेंगे तब यहां पर आप कौन कौन से पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। उसमें नंबर 1 जो होगा, नंबर 1 आप लिखोगे पृथ्वी की प्लेटों के मध्य, पृथ्वी की प्लेटों के मध्य विवर्तनिक क्रिया। दोस्तों यहां पर इसी पॉइंट को प्लेट टेक्टोनिक्स भी आप लिख सकते हो कि प्लेटों के मध्य जो अभिसरण और अपसरण की प्रक्रिया होती है,
और ध्यान रखना, इसी अभिसरण और अपसरण के कारण आपको पता है दुनिया के जितने भी नवीन और वलित पर्वत है वहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। जैसे आप देख सकते हो प्राकृतिक भूकंप में सबसे ज्यादा जोन जो बन रहा है वो एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, यहां पर भूकंप की सबसे अधिक प्रक्रिया है, क्योंकि वहां पर पृथ्वी की जो प्लेट्स है उनके प्लेट्स के बीच में जो टेक्टोनिक प्रोसेस चल रहा है, जो विवर्तनिक क्रिया चल रही है, उसके कारण भूकंप आता है। दूसरा, यहीं पर एक कारण आप ये भी डाल सकते हो, ज्वालामुखी प्रक्रिया। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी धरातल पर ज्वालामुखी का उद्गम होता है तो ज्वालामुखी क्रिया अगर विस्फोट के साथ होती है तो वहां से भी आपको पता होगा विस्फोट के साथ जब लावा निकलता है तो इससे भी धरातल में कंपन पैदा होता है, उसको हम भूकंप कहते हैं। मतलब भूकंप के दो सबसे बड़े कारण हैं, पृथ्वी की प्लेटों के मध्य विवर्तनिक क्रिया और सेकंड जो है वो वॉल्केनोस एक्टिविटीज जो है उसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, भूगर्भ, पृथ्वी का जो गर्भ है, भूगर्भिक चट्टानों में वलन की प्रक्रिया, और इस वलन की प्रक्रिया से भी आपको पता है चट्टानों से एनर्जी रिलीज होती है। और चौथा पॉइंट, भूगर्भिक गैस का फैलाव, भूगर्भिक गैस का फैलाव से भी पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा होता है। तो आपसे अगर पूछे कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप के कारण क्या है तो 4 कारण प्राकृतिक होंगे, उसमें प्लेटों के मध्य विवर्तनिक क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया, भूगर्भिक चट्टानों के मध्य वलन की प्रक्रिया और भूगर्भिक गैस का फैलाव, इसका कारण होगा। मानवीय कारणों में आपको पता होगा आज प्रत्येक देश परमाणु हथियारों के माध्यम से अपनी सुरक्षा कर रहा है, और परमाणु हथियारों के लिए वो बेसिकली सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण करता है। और दोस्तों ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह पर जब परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है तो भयंकर कंपन पैदा होता है। इस प्रकार का कंपन भी भूकंप पैदा करता है। दूसरा, जब कोई बड़ी भूमिगत खान हो, भूमिगत खानों की छतों का गिरना, यह भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है भूकंप का, लेकिन यह मानवीय कारण इसलिए हुआ कि परमाणु बम का परीक्षण कौन करता है? इंसान खुद करता है। बड़ी बड़ी खानों को जिस प्रकार से खोद दिया गया है, पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान रखा गया है, उससे भी पैदा होगा। साथ ही साथ बड़े बड़े बांध, जैसे आपको पता है कि चीन जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर जांगमू परियोजना चला रहा है। अगर वो जांगमू परियोजना से अचानक बांध के तमाम गेट खोल दे तो भारत जैसे देशों में कंपन पैदा हो सकता है, इतना पानी का प्रवाह होगा। तो बड़े बड़े बांध, पुल, सड़कें, ये भी दोस्तों ध्यान रखना एक प्रकार का कारण है। जैसे आपको पता है कि सबसे अधिक खतरा अगर भारत से बात करें तो टिहरी बांध से काफी खतरा है, कि जिस दिन टिहरी बांध टूटेगा कहते हैं कि उससे एक बड़ी मानवीय त्रासदी हो सकती है, इसलिए वहां के लोगों ने इसका विरोध भी किया है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, सबसे पहले दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन सबसे अधिक अगर 15 शब्दों में पूछा गया है तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, भूकंप मूल से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ फोकस पॉइंट? सबसे पहले मैं यहां पर कहना चाहूंगा, सपोज कीजिए कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और इस जगह से सबसे पहले कंपन पैदा होता है, और जहां पर कंपन पैदा होगा, जिस जगह पे कंपन पैदा होगा वहां से हर दिशा में ऐसे वेव्स जाएगी, हर दिशा में। लेकिन जहां पर ये दूरी सबसे कम होगी, मतलब सबसे पहले तो पृथ्वी की सतह के नीचे वह बिंदु जहां पर सबसे पहले ये कंपन पैदा होता है, उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ये अर्थ की सतह है और इस सतह से नीचे का ये पॉइंट यहां पर, इस जगह से सबसे पहले मान लीजिए कंपन पैदा हुआ इस जगह से,
तो पृथ्वी की सतह के नीचे का वह बिंदु जहां पर सबसे पहले कंपन पैदा होता है या भूकंप की तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस बिंदु को फोकस पॉइंट कहा जाता है। फोकस पॉइंट हमेशा सतह के नीचे होगा। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? सबसे पहले यहां अगर उत्तर लिखें तो इसका उत्तर होगा वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। या इसी पॉइंट को थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहें तो इसी को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं, पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। और आपने ऐसे दिखा करके और एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप दिखा भी सकते हो कि ये पॉइंट जो आपने दिखाया वो पॉइंट आपका उत्तर होगा। जैसे यहां पर ये पॉइंट आपने दिखाया और यहां नीचे लिख दिया फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। और आप नीचे वाले मैप में देख सकते हो, यहां से सबसे पहले ये पॉइंट आप देख रहे हो और यहां से सबसे पहले तरंगों की उत्पत्ति होगी, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे फोकस पॉइंट। तो पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, उस बिंदु को फोकस पॉइंट कहा जाता है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, एक सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा गया है दोस्तों, वो एपिक सेंटर पूछा गया है। एपिक सेंटर कौन सा होगा? सबसे पहले आप देखिए, वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति हो रही है। ये जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें पैदा होती है, ठीक वैसे ये लहरें पैदा होगी। इसलिए सबसे इस फोकस पॉइंट से सबसे नजदीक स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचेगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं एपिक सेंटर। एपिक सेंटर कौन सा होगा? ये पृथ्वी की सतह पर होगा और यहां से ये वो स्थान होगा, जैसे मान लीजिए भूकंप तो यहां भी आएगा, लेकिन यहां से फोकस पॉइंट की दूरी ज्यादा होगी। जहां से फोकस पॉइंट दूरी सबसे कम होगी, वहां पर भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाएगा और जहां पर सबसे पहले महसूस किया जाएगा वहीं पर सबसे अधिक नुकसान होगा दोस्तों। उसी को हम कहते हैं एपिक सेंटर। तो ये क्या होगा? इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे? इसकी परिभाषा होगी कि पृथ्वी की सतह पर, वो तो सतह के नीचे था, फोकस पॉइंट सतह के नीचे है, ध्यान रखना, फोकस पॉइंट सतह के नीचे है, एपिक सेंटर सतह के ऊपर है। तो पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती है। भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। फोकस पॉइंट एवं एपिक सेंटर के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, मतलब आप ठीक अगर यहां पर ये फोकस पॉइंट है, ये आपका फोकस पॉइंट है और ये आपका एपिक सेंटर है, तो फोकस पॉइंट और एपिक सेंटर के बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। मतलब इसका ये होगा फोकस पॉइंट के ठीक ऊपर वह स्थान जो फोकस पॉइंट से न्यूनतम दूरी पर स्थित है, और ध्यान रखना उस न्यूनतम दूरी पर ही सबसे अधिक भूकंप से नुकसान होगा। तो पॉइंट आपका क्या होगा? सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले
सबसे पहले पहुंचती है या सबसे पहले महसूस किया जाता है, जहां पर फोकस पॉइंट और एपिक सेंटर के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है, उस बिंदु को हम एपिक सेंटर के नाम से जानते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप यहां पर देखने का प्रयास करना। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। समभूकंपी रेखा किसे कहते हैं? आइसोसेस्मल लाइन किसे कहते हैं? ये पॉइंट आप कैसे क्लियर करोगे दोस्तों? समभूकंपी रेखा, आइसोसेस्मल लाइन। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहां पर कीवर्ड्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, और कीवर्ड्स में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा पृथ्वी, एक शब्द आएगा भूकंप, एक शब्द आएगा तीव्रता। तीव्रता को हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ठीक है। अब आपको पता है कि मान लीजिए कि फोकस पॉइंट, ये मैंने 1 मिनट के लिए आपके सामने अर्थ बनाई, और ये यहां पर मान लीजिए फोकस पॉइंट है, यहां पर फोकस पॉइंट। अब यहां से तरंगें हर दिशा में पहुंचेगी, तो हर जगह जहां जहां पहुंच रही है वहां सब जगह भूकंप महसूस किया जाएगा। ये मैं बहुत सारी रेखाएं बना सकता हूं, इसमें से एक पॉइंट जहां सबसे पहले पहुंचेगी उसको हम कहेंगे एपिक सेंटर। अब आपको पता है कि ऐसे हजारों स्थान होंगे जहां पर समान तीव्रता का, जैसे कई जगह पर आया, ये सपोज कीजिए कि ये सतह है और सतह में ये वो बिंदु है जहां पर सब जगह 8.1, 8.1, 8.1, मतलब ए बी सी डी, ये वो स्थान है। अगर अपन यहां देखें तो ये जो रेखा दिखाई दे रही है यहां पर आपको, ये मैंने यहां बनाया, यहां पर जितने भी है इन पर 8.1, 8.1, 8.1 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है। अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आया 2.3, 2.3, 2.3, मतलब कि हर लाइन पर, एक ही जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, इस एक लाइन पर जितने पॉइंट्स आएंगे उन सब जगह पर भूकंप की इंटेंसिटी बराबर होगी। एक तो यहां पर उत्तर क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, क्योंकि भूकंप महसूस कहां पे किया जाएगा? अर्थ के सरफेस के ऊपर। पृथ्वी की सतह पर भूकंप की, या पृथ्वी की सतह पर समान तीव्रता वाले, सेम इंटेंसिटी, समान तीव्रता वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली रेखा, या लिख सकते हो आप काल्पनिक रेखा को समभूकंपी रेखा कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, इसमें आपको इंग्लिश वाला वर्ड जरूर याद करके जाना है, आइसोसेस्मल लाइन। पृथ्वी की सतह पर समान तीव्रता वाले, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर भूकंप की तीव्रता समान है। फिर ये दूसरी लाइन है, तो यहां पर 8.1, 8.1, 8.1, यहां पर जितने स्थान हैं उन पे 7.4, 7.4, 7.4, मतलब समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समभूकंपी रेखा के नाम से जानते हैं। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, होमोसेस्मल लाइन किसे कहते हैं? अगर यह आपसे पूछे तो इसका होगा होमोसेस्मल लाइन। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली
काल्पनिक रेखा को, काल्पनिक रेखा को होमोसेस्मल लाइन कहते हैं। होमोसेस्मल लाइन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका यहां पर क्लियर होगा। एक ही समय पर, जैसे मान लीजिए ऐसे तमाम पॉइंट, ये एक कर्व है और ये कर्व 10:01 पर इन सब जगह पर भूकंप महसूस किया गया 10.1 AM पर। तो ये समान समय पर आने वाली भूकंपीय स्थानों की रेखा को होमोसेस्मल लाइन कहेंगे। ध्यान रखना, यहां पर समय इंपॉर्टेंट है और उसमें तीव्रता इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी वहां पर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आपको यहां पर समझना होगा। उसके बाद रेडॉन गैस, ध्यान रखना दोस्तों, ये अगर हम, ये जो आप देख रहे हो सरफेस है, सरफेस के ऊपर ये बिल्डिंग बनी हुई है, सरफेस पर बिल्डिंग बनी हुई है और ये मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ऊपर वाली ये पार्ट पृथ्वी की सतह है। सतह से नीचे आपको कहीं ना कहीं अर्थक्वेक की शुरुआत पृथ्वी की सतह के नीचे होगी। अब जैसे अर्थक्वेक से अर्थक्वेक वेव चलेगी, उससे पहले धरातल से आप लोग ध्यान रखना रेडॉन गैस निकलना शुरू हो जाती है। मतलब एकमात्र अगर कोई संकेत है कि किसी क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, तो भूकंप से पहले वातावरण में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। यह क्वेश्चन 2 बार आईएएस प्री में पूछा गया है, इसलिए यहां से आपका क्वेश्चन और अच्छा बेहतर बन सकता है। तो ध्यान रखना रेडॉन गैस की इंपॉर्टेंस क्या होगी, पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद एक महत्वपूर्ण गैस, एक महत्वपूर्ण गैस भूकंप आने से पहले, भूकंप आने से पहले उस क्षेत्र में वातावरण में रेडॉन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाती है। ये भूकंप पूर्व सबसे महत्वपूर्ण सूचना मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना मानी जाती है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना होगा। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आपके पास में आया, भूकंपीय तरंगों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। देखो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखोगे दोस्तों, सबसे पहले इसको कैसे लिखोगे, और आपको मैं एक टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा जिसमें आपको पता होगा कि पृथ्वी के धरातल को सतह से लेकर सेंटर पॉइंट तक 3 मुख्य भागों में बांटा सकता है। उसका जो सबसे इंटरनल पार्ट है उसको हम क्रोड कहते हैं। तो किस प्रकार से किसी क्षेत्र से जब ये तरंगें उत्पत्ति होती हैं, तो आप देख सकते हो कि ये तरंगें, मान लीजिए फोकस पॉइंट यहां पर है, लेकिन वो जो तरंगें हैं वो सभी दिशाओं में निकलती हैं और सभी क्षेत्रों को पार करती हैं। इस आधार पर ये जो भूकंपीय तरंगें निकल रही हैं, इन भूकंपीय तरंगों को हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन लिखे हुए आप इस पार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, उससे पहले आपको आना होगा एक पॉइंट पर। आप क्या लिखोगे कि भूकंप के दौरान पृथ्वी की सतह के नीचे अर्थात भूकंप मूल से, जिसको हमने नाम क्या दिया था, फोकस पॉइंट, भूकंप मूल से
जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। और आपको पता है ऊर्जा किसी न किसी वेव्स के रूप में होती है, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आगे कर दिया है, इसलिए आप उसमें से वहां से लिख देना। अगर 100 शब्दों का आए तो आप आगे वाले से इसमें लिख देना, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 3 नाम लिख करके मैं यहां पर इसको छोड़ दूंगा। एग्जाम में आपको उन तीनों की डेफिनेशन भी यहां पर प्रेजेंट करनी है, ठीक है। वो 3 कौन से पार्ट हैं? तो दोस्तों यहां पर जो 3 श्रेणियां आपको आएगी, वो 3 श्रेणियों के नाम आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। नंबर 1, सबसे पहले पी तरंगे, इसी को हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तरंगे। सबसे पहले पी तरंगे, और फिर आपको पी तरंगों की थोड़ी सी एक परिभाषा यहां पर रिप्रेजेंट करनी है। उसके बाद एस तरंगे, जिसको हम कहेंगे द्वितीयक तरंगे, या सेकेंडरी वेव्स भी आप कह सकते हो। द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स कह सकते हो, एस तरंगे। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपकी होगी, तीसरा जो है वो आपकी कहलाएगी एल तरंगे। एल तरंगे, इसी को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड वेव्स। आप कहोगे सर इनको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इन्हीं का नाम है धरातलीय तरंगे। और थोड़ा थोड़ा आपको इन तीनों की डेफिनेशन यहां पर प्रेजेंट कर देनी है, तो आपका उत्तर जो होगा वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो पी तरंगे, दूसरा एस तरंगे, और तीसरा एल तरंगे। ये 3 प्रकार की तरंगे होंगी, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लॉन्ग पीरियड वेव्स। इतना बता के थोड़ा थोड़ा आपको इनको 15-15 शब्द और लिख देने हैं, क्योंकि आगे मैं फिर लिखाऊंगा आपको, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। आगे चलिए। सबसे पहले आपसे पूछे कि प्राथमिक तरंगों से आप क्या समझते हो, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या होंगे, तो ये आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको प्राथमिक तरंगों की परिभाषा लिखनी है। कैसे? पी तरंगों में आप सबसे पहले यहां पर एक परिभाषा को रिप्रेजेंट कर देंगे। और परिभाषा क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां पर प्राथमिक तरंगे, ध्यान रखना इन्हीं तरंगों को लंबात्मक तरंगे भी कहते हैं। इन्हीं को लंबात्मक तरंगे भी कहते हैं, या इसी को आप लोग ध्यान रखना अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। भूकंपीय तरंगों में फोकस पॉइंट से सबसे पहले उत्पन्न होने वाली तरंगे, मतलब आपने तीनों नाम लिख दिए। प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी वेव्स, लंबात्मक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या अनुदैर्ध्य तरंगे, वो होती है जो आपके ध्वनि तरंगों के समान होती है। अब यहां से ये लिखने के बाद आप यहां से छोटा छोटा क्या करना, इसकी विशेषताओं को बहुत अच्छे से यहां पर रिप्रेजेंट कर देना, तो आपका उत्तर जो होगा वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जैसे
सबसे पहला जो प्राइमरी तरंगें होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं या अनुदैर्ध्य तरंगों के समान चलती हैं, समान चलती हैं। नंबर 2, ये तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं, तीनों माध्यम में गति कर सकती हैं। इसका मतलब क्या होगा, ठोस, तरल और गैस कैसा भी माध्यम हो उसमें ये गति कर सकती है। इस पॉइंट का अर्थ ये होगा। नंबर 3, भूकंपीय तरंगों में, भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक गति, सर्वाधिक गति इन्हीं तरंगों की होती है, इन्हीं तरंगों की होती है। लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेव से चलती है ये, ठीक है। ये ठोस के साथ साथ, चौथा पॉइंट क्या लिखना है, ये ठोस के साथ साथ, मतलब पृथ्वी में ठोस भी है और आपको पता है जो मेंटल के साथ कोर वाला पार्ट है तो उसमें भी चल सकती है। ठोस के साथ साथ तरल भाग में भी चल सकती है, चल सकती है। और उसके बाद लेकिन 5वां पॉइंट होगा, तरल माध्यम में इनकी गति कुछ कम हो जाती है, माध्यम में गति कम हो जाती है। और ध्यान रखना, अगर जस्ट पूछे तो यह भी लिख सकते हो कि एस तरंगों की तुलना में इनकी गति 66% अधिक होती है, 66% अधिक होती है। तो ये 5-6 पॉइंट आपको कवर करने हैं। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप भूल मत जाना, और वो पॉइंट मैं यहां पर आपको डाल देता हूं। 7वां पॉइंट क्या होगा, 7वां पॉइंट जो आपका है, ध्यान रखना, इनकी गति सबसे तेज होती है, इनकी गति सबसे तेज होती है, परंतु तीव्रता सबसे कम होती है। मतलब इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, तीव्रता सबसे कम होती, इंटेंसिटी सबसे कम होगी। जहां पर सबसे कम गति होगी वह इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये पॉइंट आप लोग यहां पर इसको लेके चलना। पी वेव्स का मैंने आपको एक पूरा डायग्राम भी समझाने का प्रयास किया है, उसको आप देखना। और एक मैंने ये जो राउंड वे में दिया उसको भी आप समझने का प्रयास करना। उसके बाद आप देखिए सेकेंडरी वेव्स जो है, सेकेंडरी वेव्स किस प्रकार से चलती है दोस्तों। ये चलने का तरीका ऐसे है, सेकेंडरी वेव्स मतलब इस टाइप से ये जो वेव्स चलती है ये सेकेंडरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स। सबसे पहले आपसे पूछे कि द्वितीयक तरंगों से आप क्या समझते हो, तो आप इसको लिखते समय आप लिखना भूकंपीय तरंगों में, चूंकि ये कीवर्ड ध्यान रखना, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगों में द्वितीयक तरंगे, या ध्यान रखना दोस्तों जो इस प्रकार से गति कर रही है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जो प्रकाश तरंगों के भांति गति करती है, प्रकाश तरंगों की भांति गति करती है, गति करती है। अब यहां पर आप जब इसकी लिखोगे विशेषताएं, तो विशेषताओं में आपको कुछ बहुत अच्छे से पॉइंट यहां पर दोस्तों कवर करने हैं। वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे उसको भी आप देखने का थोड़ा प्रयास करें। कौन कौन से पॉइंट्स जो है यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे,
तो वो आप देखिए। सबसे पहले नंबर 1 जो सबसे पहला पॉइंट आपका होगा, नंबर 1 पहला पॉइंट, ये सिर्फ ठोस माध्यम में चल सकती है। मतलब पृथ्वी की सतह में कहीं भी अगर तरल माध्यम हुआ तो उसमें ये पार नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ ठोस माध्यम में गति कर सकती है, ओनली इन द सॉलिड पार्ट। नंबर 2, तरल माध्यम में ये लुप्त हो जाती है। तरल माध्यम में प्राय ये लुप्त हो जाती है। नंबर 3, इनकी गति पी तरंगों से कम, परंतु तीव्रता पी तरंगों से ज्यादा होती है। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होगी इनकी, और जिनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर सेकेंडरी वेव्स में ध्यान रखना है, किसे कहते हैं और कौन कौन सी है। यहां पर इस पॉइंट को आप समझा भी सकते हो। दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि हमारे जमाने में कोई इस प्रकार से समझाने वाला होता कि कितना कैसे कैसे लिखना है, तो शायद हम आईएएस को टॉप कर जाते हैं। क्योंकि उस जमाने में, हमारे जमाने में इतना डिजिटल ये चीजें नहीं थी, सिर्फ बोर्ड पे समझा जाता था। आप इतना डिजिटल हो गया कि ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आप समझ सकते हो, और जो ऐसे समझोगे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, रटने की भी आपका आवश्यकता नहीं होगी। और साथ ही साथ हमारे समय में मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता ही नहीं था, बस पढ़ते रहते थे। लेकिन क्योंकि हमने जो मेंस दिया उससे समझा कि कमी कहां रह गई, इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी किसी भी खेल का कोच वही बन सकता है जिसने वो खेल खेला हुआ हो। जैसे आप देख सकते हो कि नीरज चोपड़ा ने भारत में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है एथलेटिक्स के अंदर, 121 साल के अंदर पहला गोल्ड मेडल है, लेकिन वो अपने गुरु का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं। हालांकि उनके गुरु को गोल्ड मेडल भी नहीं मिला था। तो ये पॉइंट आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रेजेंटेशन आपका जितना बेहतरीन होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। धरातलीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? धरातलीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, तो आप इसमें लिखोगे भूकंपीय तरंगों में वे तरंगे जिनकी गति सबसे कम परंतु तीव्रता इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ये सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती है, परंतु अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। अत्यधिक नुकसान पहुंचाती है। ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें
लव वेव्स भी कहा जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इंसान को सबसे अधिक नुकसान प्यार में ही होता है, तो क्या उसके नाम पर किया गया है? ध्यान रखना, उसके नाम पर नहीं किया गया है। इनका नामकरण प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड हफ लव, उसका नाम था ये, एडवर्ड हफ लव उसका नाम था, के नाम पर इनको लव वेव्स भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपका यहां पर होगा, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगें होती है, ध्यान रखना। ये पॉइंट आपका यहां पर एकदम क्लियर कट पॉइंट यहां पर आएगा। ये आप देखिए, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन मैंने एक पिक्चर ली है सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ का ग्राउंड मूवमेंट होता है, बेस होता है, उसका फ्रेम होती है, फिक्स मास उस पर लगा होता है। अब सबसे पहले आप देखिए सिस्मोग्राफ किसे कहते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, क्या लिखोगे? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी एवं वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है, उसे हिंदी में कहते हैं भूकंप लेखी, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं या सिस्मोग्राफ कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ये आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली सिस्मोग्राफ है। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो आपका सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट पॉइंट, आपसे पूछे कि सिस्मोग्राफ में प्रयोग में आने वाले प्रमुख स्केल कौन से हैं, तो सबसे पहले आप क्या करना, सिस्मोग्राफ की परिभाषा लिखना। जैसे यहां मैं लिख दूं, वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है, उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब आपका आएगा तो यह आपका आरएस मेंस में 100 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 100 शब्दों के अंदर। सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब सिस्मोग्राफ जो होगा, इस सिस्मोग्राफ में मुख्यतः 3 स्केल का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, तीनों स्केल एक साथ नहीं होंगे, मुख्यतः 3 स्केल का प्रयोग होता है। और चूंकि तीनों स्केल का मेजरमेंट जो है वो अलग अलग है। जैसे आप देखोगे यहां पर
वो तीनों स्केल जो हैं, यहां पर हम देखें तो नंबर 1 पहला स्केल जो है उसे हम कहते हैं रोसीफेरल स्केल। सिस्मोग्राफ में यूज में आने वाला एक स्केल जो है उसका नाम रोसीफेरल स्केल है, और इसमें जो मेजरमेंट होता है, मतलब मापक होता है, उसमें जो संख्या दी होती है वो बेसिकली 1 से 11 तक होती है, 1 to 11 होती है। दूसरा स्केल जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है मर्केली स्केल। जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्केल है उसका नाम है मर्केली स्केल। और मर्केली स्केल कैसा होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इसकी विशेषता है ये बेसिकली एक्सपीरियंस बेसिस है, अनुभव प्रदान है, ये अनुभव के आधार पर होगा इसमें। नंबर 2, इसमें 1 से 12 तक की संख्या दी होती है। नंबर 3, ये क्लोज एंडेड स्केल होता है। चाहे तो मैं आपको इसको भी समझा दूंगा। और इसमें अनुभव का और गणित का दोनों का मिक्सचर यहां पर होता है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, या तो रोसीफेरल स्केल यूज होता है सिस्मोग्राफ में, या फिर मर्केली स्केल होता है। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज्यादा जिस स्केल का प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। सबसे अधिक जिसका प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल, इसको रिएक्टर मतलब आप लोग ध्यान रखना, दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग इसी स्केल का होता है। दुनिया में सबसे अधिक प्रयोग जो है इसी स्केल का होता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो बेसिकली आपको पूछा गया है रिएक्टर स्केल के ऊपर। और आपसे पूछे कि रिएक्टर स्केल से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टर स्केल। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो रिएक्टर स्केल से पूछा गया है। अब रिएक्टर स्केल कैसे लिखोगे आप, अगर आपको पूछे तो आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखना, भूकंपीय तीव्रता को या भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए वैश्विक स्तर पर सिस्मोग्राफ में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला स्केल है। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला स्केल है। तो यहां पर आप इसका देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्केल तक का मापा गया है। और ध्यान रखना दोस्तों, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे आपको कहा गया कि जो भूकंप आया है वो बेसिकली 1 रिएक्टर स्केल का भूकंप है, और एक आ गया कि 2 रिएक्टर स्केल का भूकंप है। तो ध्यान रखना 1 और 2 के बीच में अंतर 1 का नहीं होगा, 10 गुना का है। मतलब हर आगे वाला अंक अपने पीछे वाले अंक से 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी को लिए होता है, 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी को लिए होता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले नंबर 1, ये एक
ये एक ओपन एंडेड स्केल है। पहला पॉइंट, ये एक ओपन एंडेड स्केल है, अर्थात भविष्य में ऐसा भूकंप उत्पन्न होता है जिसकी ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, तो इस स्केल का पैमाना जो है वो बढ़ाया जा सकता है। ओपन एंडेड स्केल है ये, नंबर एक। नंबर दो, दूसरा पॉइंट जो होगा, ये लघुगणकीय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथमिक पैमाना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप मानना, क्या मतलब होता है कि एक की वृद्धि होने पर आगे वाला अंक पीछे वाले अंक से 10 गुना ज्यादा होता है। मतलब एक रिएक्टर स्केल और दो रिएक्टर स्केल के भूकंप में 10 टाइम्स का अंतर आएगा। और तीसरा, इस स्केल की खोज जो की गई थी, ध्यान रखना, चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा की गई थी। चार्ल्स एफ रिएक्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी, उसी के नाम पर इसका नाम जो है वो रिएक्टर स्केल रखा गया है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंप के प्रमुख प्रकारों की चर्चा कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भूकंप के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर जब आप उत्तर लिखोगे तो सबसे पहला आपका होगा, आप यहां पर एक छोटी सी भूकंप की परिभाषा से आप स्टार्ट कर देना, जो मैंने सबसे पहले लिखी थी। वो लिखने के बाद यहां पर आ जाएगा आपका प्रमुख प्रकार। अब प्रमुख प्रकार में एक मैंने इंग्लिश में आपको दिया गया है, टेक्टोनिक, वॉल्केनिक, एक्सप्लोजन, कोलैप्स। एक तो ये प्रकार हुआ, लेकिन आप सामान्य तरीके से, आप सामान्य स्टूडेंट हैं, आप कोई भूकंप विशेषज्ञ तो है नहीं, तो आप कैसे लिख के आओगे? आप लिखना सबसे पहले गहराई के आधार पर। सबसे पहला आप लिखना भूकंप का पहला प्रकार आप लिख के आना, किस आधार पर भूकंप को बांटा गया है? नंबर एक, गहराई के आधार पर। गहराई के आधार पर फिर 3 प्रकार होंगे। नंबर 1 सामान्य भूकंप, नंबर 1 सामान्य भूकंप पहला। नंबर 2 मध्यवर्ती भूकंप, और नंबर 3 तीसरा प्रकार होगा गहरे उद्गम वाले भूकंप, गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप। तो यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, सामान्य भूकंप जो है उसकी जो गहराई है वो 0 से 50 किलोमीटर तक होती है। मध्यवर्ती भूकंप जो है वो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं, और इससे ज्यादा होता है 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक। ध्यान रखना, सबसे अधिक भूकंप जो नुकसान पहुंचाएगा वो बेसिकली सामान्य भूकंप होंगे। मतलब जितनी ऊंचाई कम होगी, किसमें? फोकस पॉइंट और एपिक सेंटर के बीच में जितनी दूरी कम होगी उतना ही भूकंप अधिक तीव्रता वाला होगा। इसलिए आपसे पूछे कि सामान्य भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप और गहरे उद्गम केंद्र वाले भूकंप में सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा विनाशकारी पहला प्रकार होगा, अर्थात जितनी हाइट कम होगी उतना ही गहराई कम होगी, उतना ही भूकंप जो है वो विनाशकारी माना जाएगा। तो पहला आपका आया गहराई के आधार पर। दूसरा दोस्तों, आप इसको डिवाइड करना, नंबर 2 जो प्रकार है उसको आप करना उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2 आपको जो डिवाइड करना है वो किस पे करना है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसके आधार पर भी आप इसको बांट सकते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर इसके जो प्रकार होंगे, नंबर 1 आप लिखोगे विवर्तनिक या विवर्तनिकी
भूकंप मतलब वो भूकंप जो पृथ्वी की प्लेटों के मध्य अभिसरण और अपसरण के कारण पैदा हो रहे हैं। नंबर 2, वे भूकंप जो ज्वालामुखी के उद्गार से पैदा हो रहे हों, उसको हम कहेंगे ज्वालामुखी भूकंप। और तीसरा पॉइंट, कोलैप्स भूकंप। कोलैप्स भूकंप ये क्या होंगे दोस्तों? खनन क्षेत्रों में जब भूमिगत खानों की छतों की गिरती है तो उससे भी भूकंप हो जाता है। और इसी के अंदर आप तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसे भूकंप के एक प्रकार में कृत्रिम भूकंप भी हो सकते हैं, मतलब जो पैदा किए गए हों मानव के द्वारा, जैसे परमाणु बम विस्फोट के द्वारा, तो वो इसमें आएंगे आर्टिफिशियल भूकंप के अंदर। ऐसे आप उसको डिवाइड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आया, उत्पत्ति के आधार पर भूकंप को कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, वो ही इसमें आएगा कि उसका उत्पन्न कैसे हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर आप भूकंप को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। ये मैंने आपको एक दिया है। जैसे एक तो भूकंप का प्राकृतिक कारण हो सकता है, नेचुरल कॉज हो सकता है, जैसे प्लेट विवर्तनी के द्वारा, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा, जल वाष्पन और गैसों की क्रिया, भूपर्पटी में संकुचन के द्वारा, ब्रजन की प्रक्रिया द्वारा, भू संतुलन में अव्यवस्था के कारण, और अप्राकृतिक या मानव जनित कारणों में बांधों का निर्माण, आणविक विस्फोट, सुरंग और खनन क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले भूकंप भी आ सकते हैं। तो यह आपका उत्तर होगा उत्पत्ति के आधार पर। आप इस उत्तर में इस पीछे वाले उत्तर का भी सहयोग ले सकते हो, यहां जो मैंने बताया है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भविष्य में आ सकता है आपका, और वो क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। और दोस्तों आपको भी मैं एक बताना चाहूंगा, आपकी सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि आपने जिस दिन से तैयारी शुरू की है, अगर सफलता मिलने तक आपने उस ऊर्जा को बरकरार रख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। यह भी आप लोग ध्यान रखना। अब हमारा क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, यहां पर मैंने मान लीजिए ये अर्थ बनाई और ये सरफेस है, और यहां पर पृथ्वी की सतह के नीचे जहां से भूकंप आरंभ होगा उसको फोकस पॉइंट कहेंगे, और जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुंचेंगी उसको हम कहेंगे एपिक सेंटर। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जहां पर फोकस पॉइंट और एपिक सेंटर के बीच की दूरी जहां पर जितनी कम होगी उतना ही भूकंप अधिक खतरनाक होगा। तो सबसे पहला कारक जो प्रभावित करेगा वो नंबर 1 होगा भूकंप मूल की सतह से गहराई या एपिक सेंटर से गहराई। ध्यान रखना, जितना एपिक सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी कम होगी, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। गुजरात में जो भूकंप आया था भुज के अंदर, आपको पता होगा कितना विनाश हुआ था। उसका कारण था कि उसमें एपिक सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी जो थी वो बेसिकली कम थी। नंबर 2, दूसरा, भूकंप की तीव्रता डिपेंड करती है तरंगों की तीव्रता पर। इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स, उन तरंगों में तीव्रता कितनी है इस पर डिपेंड करता है। तीसरा, जिस क्षेत्र में भूकंप आ रहा है उस क्षेत्र में भूकंप की चट्टानों की संरचना कैसी है, वहां पर भी ये डिपेंड करता है। चौथा, भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, भौगोलिक क्षेत्र कैसा है इस पर भी भूकंप क्षेत्र प्रभावित होगा। जैसे अगर वो नवीन और वलित पर्वत है, नवीन और वलित पर्वत है, तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया हिमालय का, तो यहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होगी, क्योंकि हिमालय एक न्यू एंड फोल्डेड माउंटेन है। जबकि आप इधर आप लोगे पुरानी अगर चट्टानों से बना हुआ है जैसे अरावली, तो यहां पर भूकंप की संभावना
कम होगी और यहां पर ज्यादा आने की संभावना होगी। पांचवा, कंपन की अवधि। कंपन की अवधि क्या है, उस अवधि पर भी डिपेंड करता है कि भूकंप कितनी देर तक रहेगा और कितने क्षेत्र को प्रभावित करेगा। एक ध्यान रखना, जनसंख्या घनत्व जो है वो भी कई बार नुकसान को बढ़ा देता है, क्योंकि जब जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा तो मकानों की संख्या ज्यादा होगी, मकानों की संख्या ज्यादा होगी तो पृथ्वी के उस सतह पर बर्डन ज्यादा होगा, बर्डन ज्यादा होगा तो वो स्थायित्व के लिए ऐसा करेगा। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संपूर्ण पृथ्वी पर भूकंप के वितरण को समझाइए। ये आपका चूंकि सिलेबस में दे रखा है, तो सबसे पहले जब आप इसको लिखोगे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपका अधिकतम 100 शब्दों में पूछा जा सकता है। 100 वर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 100 शब्दों में। अब 100 वर्ड्स में जब क्वेश्चन आएगा आपके पास में, तो सबसे पहले आप कहोगे सर हम इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप इसको लिखो कैसे। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूकंप के वितरण को जब आप समझाओगे, तो सबसे पहले जब आप समझाने का प्रयास करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो सीधा एक छोटी सी परिभाषा देना ताकि आपको स्टार्टिंग का मौका मिल जाए। परिभाषा 10 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस क्रम में संपूर्ण पृथ्वी पर भूकंप वितरण को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। या आप भाग मत लिखिए, यहां आप इसको लिख दीजिए निम्नलिखित भागों में, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप उसमें एक से अधिक, 3 से अधिक से बता सकते हो। निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहां से आप लिखोगे नंबर 1, सबसे अधिक आपको पता है, ये जो आपको पता है ये वाला बेल्ट जो है ये पूरा पैसिफिक ओशन है। वैसे आपको पता है कि जब हम मैप लेते हैं तो दोनों साइड पैसिफिक होता है, हमने इसको बीच में से लिया है, पैसिफिक ओशन को बीच में लिया है। तो पैसिफिक ओशन को बीच में लिया तो प्रशांत महासागर यहां से देखोगे, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मतलब ये आ गया आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये आ गया साउथ अमेरिका, और ये अंटार्कटिक बेल्ट से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पास से होते हुए ये यूरोप से होते हुए ये वाला पार्ट, ये पैसिफिक ओशन का जो तटीय क्षेत्र है, उस पैसिफिक ओशन के तटीय क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि वहां पर यूरेशियन प्लेट जो है वो पैसिफिक बेल्ट से टकराती है। तो यहां पर पहले पेटी जहां पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं उसी को हम कहते हैं सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट, उसी को हम कहते हैं सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट के नाम से जानते हैं। इसी को हम कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय, परिप्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट के नाम से पहला भूकंप है, सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट के नाम से पहला भूकंप है। आप लोग ध्यान रखना, भूकंप की पहली पट्टी जो है, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, नंबर 1, ये विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। और ध्यान रखना, यहां पर विश्व के 63% भूकंप आते हैं। 63% अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 63% भूकंप जिस क्षेत्र में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। मतलब प्रशांत महासागर के दोनों साइड की जो कोस्टल बेल्ट है वहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होगी। आप देखोगे यहां पर ये अलास्का माउंटेन है, यहां पर ये रॉकीज है, यहां पर ये कास्केड है, यहां पर सीरा निवेदा, सीरे माद्रा, फिर यहां पर आ गई एंडीज। ध्यान रखना, एंडीज भूकंप जनित क्षेत्र है। फिर इस सेम
ये पट्टी भी है, और यहां पर आपको पता है कि यूरेशियन प्लेट जो है वो पैसिफिक बेल्ट से जो टकरा रही है उसके कारण, उस विवर्तनिक क्रिया के कारण भूकंप पैदा हो रहे हैं। तो पहला, और इस क्षेत्र में कौन से आएंगे, जैसे जापान, चिली, न्यूजीलैंड, ये सबसे खतरनाक एरिया जहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए आपको पता है कि जापान प्रशांत महासागर में, वहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी पेटी का नाम है मध्य महाद्वीपीय पेटी, उसी को हम कहते हैं मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। और मध्य महाद्वीपीय पेटी कौन सी होगी दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, वह पेटी जो आपके हमारा भारत में हिमालय और यहां पर ये अल्पाइन, कुनलुन पर्वत, ये जो यूरोप और एशिया जहां पर मिल रहा है, उस जगह पर जो नवीन और वलित पर्वतमालाएं हैं वहां पर पाई जाती है। इस जगह पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में आप लोग ध्यान रखना, दुनिया के 21% भूकंप आते हैं। यहां पर 21% भूकंप आते हैं। इसका मैंने पूरा वहां पे आगे आपको दे रखा है। और इसमें कौन कौन सी माउंटेन रेंज आएगी तो आप लोग ध्यान रखना, जैसे हिमालय, कॉकेसस, आल्प्स। हिमालय आपको पता है एशिया में पड़ेगा, कॉकेसस और आल्प्स यूरोप में पड़ेंगे। तो मैंने कहा मध्य महाद्वीपीय पेटी कहां पड़ेगी, ये बेसिकली ये आपका ये बेल्ट जो दिखाई दे रहा है यहां पर, ये बेल्ट यहां पर, हालांकि थोड़ा सा अफ्रीका आ गया है, अफ्रीका के उधर वाला पार्ट। और तीसरा ये वाला पार्ट, इसी को हम कहते हैं किस नाम से, मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, ये कहां से है, ये उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। कहां पर आएगा, ये उत्तर में आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक फैली हुई है। इसको हम कहते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये भी आएगा। अन्य क्षेत्र में आप लिख सकते हो ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो भी आप लिख सकते हो, ईस्ट अफ्रीका, एक क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों कि जब भूकंप आता है तो इसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूकंप का यहां पर सबसे पहले जब आपसे लिखे तो जरूर आप एक छोटी सी परिभाषा 10 शब्दों में लिख करके इसकी स्टार्टिंग दे देना, और फिर सीधा टू द पॉइंट इसके प्रभाव को आप लिखना शुरू करना। और प्रभाव में आप लोग क्या क्या लिखोगे दोस्तों, प्रभाव में आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे सबसे ज्यादा तो हम सोचते हैं कि भूकंप से विनाश ही होता है, मतलब सबसे पहले हमें लिखना होगा विनाशकारी प्रभाव। लेकिन दुनिया में ध्यान रखना, कोई भी घटना घटित हो रही है उसके विनाशकारी प्रभाव भी है और उसके कुछ लाभकारी प्रभाव भी है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दोगे, एक इसका विनाशकारी प्रभाव और दूसरा इसका लाभकारी प्रभाव। अब विनाशकारी प्रभाव में क्या लिख के आओगे, विनाशकारी प्रभाव में जैसे नगरों का नष्ट हो जाना, नगरों का नष्ट होना। जैसे कई लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक नष्ट होने का एक कारण भूकंप ही था, ऐसा मानते हैं। दूसरा, जब भूकंप आता है तब आधारभूत संरचनाओं का टूट जाती है, सड़क, रेलवे नेटवर्क सब टूट जाता है। साथ ही साथ जब भूकंप आता है तो उन क्षेत्रों में भूस्खलन भी बहुत तेज गति से होता है। जैसे आप देख रहे हो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से आता है। और ध्यान रखना, समुद्र में कई बार सुनामी आ जाती है। ये भूकंप का ही एक रूप है, समुद्र में सुनामी, समुद्र में सुनामी। लेकिन जैसे ये आपने लिखा, भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति पैदा होती है, भूस्खलन होता है, सॉइल
लिक्विफिकेशन हो जाता है, धरातल एक तरफ झुक सकती है, हिमस्खलन हो सकता है, धरातलीय विस्थापन हो सकता है, बांध और तटबंध टूटने से बाढ़ आ सकती है, आग लग सकती है, इमारतों का टूटना और ढांचों का नष्ट होना, वस्तुओं गिरना, सुनामी, ये बेसिकली प्रभाव है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जब ये प्रभाव लिख के आएंगे तो बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि यहां पर इसने पूछा कि क्या प्रभाव होता है, और 99% स्टूडेंट्स वहां पर उसके विनाशकारी प्रभावों को लिख के आएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि आप इस भूकंप की घटना, जिसको 99% नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, आप उसमें पॉजिटिविटी देखना कि इसका और इंपैक्ट क्या होता है। जैसे आपको पता होगा, कुकर के ऊपर सीटी लगी होती है और उस सीटी से गैस बाहर निकल जाती है। अगर वो गैस बाहर निकले तो कुकर विस्फोट करके फट सकता है। इसलिए दोस्तों, पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है वो बाहर रिलीज होती रहती है। अगर ये ना हो तो एक बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का धीरे धीरे बाहर निकलना, पहला पॉइंट। नंबर 2, कई बार भूकंप से गर्तों का निर्माण हो जाता है और उन गर्तों से फिर झीलों का निर्माण हो जाता है। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उचित स्थान और भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ये पॉइंट्स आपको यहां पर इसमें डालने हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब 99% लोग जब नेगेटिव लिख के आएंगे तब आप कुछ पॉजिटिव भी लिख के आना, तो आपको बहुत बेहतर नंबर मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये मैंने पूरा आपको नोट्स के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है दोस्तों, कि आपसे पूछे कि भूकंप किसे कहते हैं, तो बहुत इजी भाषा में भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भू का कंपन। जब पृथ्वी के अंदर हो रहे रासायनिक परिवर्तन, गैस के दबाव या चट्टानों के टकराव या खिसकने से पृथ्वी पर कंपन की स्थिति पैदा हो, तो इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है। इससे धरातल पर अनेक परिवर्तन होते हैं। जैसे आप देखोगे ये किस प्रकार से अचानक कंपन पैदा हुआ और उस कंपन ने ऊपरी सतह को हिला के रख दिया। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो मैंने मेरी जस्ट पीठ के पीछे जो चल रहा है वीडियो, उसके माध्यम से मैंने भूकंप को आपको समझाने का प्रयास किया। उसके बाद भूकंप का उद्गम केंद्र या फोकस पॉइंट किसे कहते हैं, यह समझा दिया आपको। एपिक सेंटर किसे कहते हैं, ये नोट्स के माध्यम से। भूकंपीय लहरें क्या होती है, उनकी आने की स्थितियां कौन सी हैं, 3 रूपों में लहरें कौन सी है, द्वितीयक लहरें कौन सी है, धरातलीय लहरें कौन सी है, उनकी विशेषताएं प्रमुख क्या है, और भूकंप का वितरण प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में किस प्रकार से है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पट्टी और पूर्वी अफ्रीका की पट्टी में किस प्रकार से भूकंप समझाया गया है, उसका पूरा वहां पर जो मैप दिखाई दे रहा था उसमें यह पार्ट नहीं था। इसी को हम कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ध्यान रखना, यह पूरी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है दोस्तों, जहां पर कॉकेसस, आल्प्स, हिमालय, ये सब नवीन और वलित पर्वत श्रेणी है जहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। ये पट्टी आप देख रहे हो, इसको 2 भागों में बांट दिया है। ये पैसिफिक बेल्ट है, ये वाला, ये इधर आ गया एक तो, और ये पार्ट इधर आ गया। उस मैप में ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, तो ये पॉइंट भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। उसके बाद भारत में सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना कहां पर है, हिमालय के अंदर, क्योंकि हिमालय एक नवीन और वलित पर्वत श्रेणी है। उसके बाद नंबर 2,
हिमालय से सटा हुआ जो भारत का उत्तर भारत का मैदान है, जिसको हम गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, वहां पर भी भूकंप आने की संभावना। और थर्ड नंबर पे आता है दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। हालांकि 1967 में कोयना में जो भूकंप आया था उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। जहां पर हम सबसे कम मान रहे थे वहां पर भी भयंकर भूकंप आया है। तो दोस्तों आज ये पूरा टॉपिक जो था ये भूकंप के प्रति डेडिकेट था। हमने हर एंगल से भूकंप को यहां पर समझने का प्रयास किया। मेरा ये प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होगा। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि मेरा ये भूकंप का जो क्षेत्र आपको पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने भूकंप को हर तरीके से कवर किया है। साथ ही साथ हम नव भारत निर्माण का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इतना बेहतरीन टॉपिक प्रेजेंट करने का मौका में दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।